नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज होगी जोरदार बारिश और 3 जिलों में बहुत ही भयानक बारिश होने के आसार है और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं घाटी में बिहारी मजदूरों की हत्या पर केंद्र को नीतीश की नसीहत और मजबूती से कसे आतंक पर नकेल और बीजेपी एमएलए की अनोखी मांग। कश्मीर में बिहारी लोगों को सुरक्षा के लिए मुफ्त में AK-47 दे सरकार। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आज होगी जोरदार बारिश, सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 38 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार है और 48 घंटे तक रहेगा असर। मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बिहार में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के 38 जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। पटना, सारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा सहित बिहार के अधिकतर जिलों में रात से ही बारिश बहुत ही भयानक देखने को मिल रही है। और बताते चले कि 19 अक्टूबर को सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, पूर्णिया सहित राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा वज्रपात के साथ भारी बारिश के आसार हैं। 19 जिलों में ब्लू अलर्ट और 19 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 20 अक्टूबर को किशनगंज, अररिया में भारी बारिश होगी। इस दौरान पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा सहित 10 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज सहित 7 जिलों में ब्लू अलर्ट और 31 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 21 अक्टूबर को पटना, गया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, बक्सर और 19 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। और यही नहीं, साथ ही राज्य में उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य बिहार सहित दक्षिण बिहार के मध्य एवं पश्चिमी भाग में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो निकले तो जरा संभल कर निकले। घाटी में बिहारी मजदूरों की हत्या पर केंद्र को नीतीश की नसीहत और मजबूती से कसे आतंक पर नकेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर को और मजबूती व बुलंदी के साथ काम करना होगा। इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों पर पूरे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को निरंतर सचेत रहने की जरूरत है। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बिहार के मजदूरों की हत्या को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे। आतंकवादियों द्वारा बिहार के लोगों को कश्मीर छोड़ने का अल्टीमेटम दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा अल्टीमेटम देने का किसी को अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है, जम्मू कश्मीर भी देश का अंग है। अल्टीमेटम देने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि आगे से ऐसा काम कोई नहीं कर पाए। तो वहीं बीजेपी एमएलए की अनोखी मांग। कश्मीर में बिहारी लोगों को सुरक्षा के लिए मुफ्त में AK-47 दे सरकार। जम्मू कश्मीर में बिहारियों पर हो रहे हमले और लोगों की हत्या के बाद बिहार में भी लगातार लोग आक्रोशित दिखने लगे हैं और केंद्र सरकार के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कश्मीर मामले में आम लोगों के साथ साथ बिहार के नेता भी कम आक्रोशित नहीं है। लगातार पक्ष विपक्ष के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के बीजेपी विधायक ने एक अनोखी मांग कर दी है। बाढ़ सीट से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने तो यहां तक मांग कर डाली कि जो भी बिहार के लोग कश्मीर में हैं उनको सरकार फ्री में AK-47 दे, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि संविधान के संशोधन कर बाहर के लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। ज्ञानू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार बाहर के लोगों को AK-47 मुहैया कराए, तभी हालात ठीक होंगे। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने कश्मीर में हो रही इस घटना को कायरतापूर्ण कहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकी गरीबों को मार रहे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर वोटरों की बायोमेट्रिक जांच में बाधा अब नजर आने लगी है। 40 बूथों पर काम ही नहीं कर पाई मशीन। बिहार में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टैबलेट के डिस्चार्ज होने के कारण बूथों पर मतदाताओं की बायोमेट्रिक जांच में बाधा हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत मिली है। सूत्रों के अनुसार तकनीकी खराबी और टेप के डिस्चार्ज होने से करीब 40% बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन काम ही नहीं कर सकी। इनमें बिजली की उपलब्धता नहीं
होने से करीब 15% जांच बाधित हुई। आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को निर्देश दिया है कि चूंकि मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक एवं आधार द्वारा मतदाताओं के सत्यापन कार्य में टैब का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए मतदान दिवस को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर टैब को चार्ज करने हेतु चार्जिंग पॉइंट जैसे किट आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उद्योग ने कहा कि जिस प्रखंड में मतदान निर्धारित है उस प्रखंड में स्थानीय स्तर पर विद्युत कार्यालय समन्वय स्थापित कर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। आयोग के अनुसार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि टैब का चार्ज समाप्त होने के कारण बायोमेट्रिक कार्य बाधित हो जाता है। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के मतदान दिवस के मौके पर ये 3 व्यवस्थाएं करने का दिशा निर्देश दिया है। और आरजेडी विधायक का गुस्से वाला ऑडियो सामने आया है। मदनपुर गैंगरेप की जानकारी देने के लिए युवक ने फोन किया तो कहा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं आपका तो विधायक ही नहीं हूं। दरअसल औरंगाबाद जिले के मदनपुर गैंगरेप मामले में रफीगंज विधानसभा के विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन का गुस्से वाला ऑडियो सामने आया है। गैंगरेप मामले की जानकारी देने को लेकर एक शख्स ने विधायक को कॉल किया। इस पर विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन भड़क गए। उन्होंने कहा कि गैंगरेप मामले से उन्हें कोई लेने देना नहीं है। साथ ही फोन करने वाले को कहा कि आपके विधायक भी हम नहीं हैं। ऑडियो में रफीगंज के विधायक कह रहे हैं कि गैंगरेप मामले में कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने फोन करने वाले को कहा कि ऐसा हुआ तो एसपी डीएसपी के पास जाओ, हमें फोन करने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके विधायक ही नहीं है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। जब फोन करने वाले शख्स ने कहा कि आप हमारे विधायक हैं लेकिन घूम रहे हैं तारापुर में, तारापुर उपचुनाव में प्रचार में जा रहे हैं, इस पर भी विधायक भड़के नजर आए। छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर रोक। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी, दिसंबर के बाद ही पूरा होगा काम। छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि भी की है। शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव के दरमियान छठे चरण के नियोजन को जारी रखने के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था कि आगे क्या किया जाए। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाने का निर्देश दिए हैं। राज्य में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 90,762 पदों पर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक नियोजन में 32,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ बिहार में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी जाए या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बन गई है। इसीलिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर छठे चरण के शिक्षक नियोजन को जारी रखने के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था। अब निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव संपन्न होने तक शिक्षक नियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से मना कर दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षक नियोजन में परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्शदात्री समिति में जिला परिषद नियोजन इकाई से एक सदस्य जबकि पंचायत नियोजन इकाई से मुखिया की भूमिका मेघा सूची जारी करने में होती है। उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सरकारी बस से झारखंड जाना हुआ आसान, निजी बस से 15% कम होगा किराया। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब सरकारी बस से झारखंड जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही निजी बस से 15% किराया भी कम लगेगा। उत्तर बिहार के साथ जिलों के इसकी शीघ्र शुरुआत करने की तैयारी है। इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा उप परिवहन आयुक्त को पत्र जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से धनबाद, बोकारो, रांची और टाटा के लिए बसें खुलेंगी। बता दें कि इन मार्गों पर पूर्व से दर्जनों निजी बस का परिचालन हो रहा है, लेकिन सरकारी बस का किराया कम होने से यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसे हाशिए पर उतारने के लिए पटना में परिवहन विभाग की बैठक होने वाली है, जिससे समय सारणी से लेकर किराया तय किए जाने की संभावना है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से एकमात्र ट्रेन रांची के लिए जाती है। यह ट्रेन गोरखपुर से चलकर हटिया रांची तक जाती है। सीमित सीट होने के कारण सैकड़ों यात्री यात्रा करने के वंचित रह जाते हैं, फिर उन्हें निजी बस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में किराया भी अधिक देना पड़ता है। एसी बस का किराया करीब 650 रुपए जबकि स्लीपर का 750 रुपए होता है।
सीबीएसई 10वीं 12वीं टर्म 1 एग्जाम की डेट शीट जारी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 तक चलेगी। वहीं कक्षा 12वीं के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षा 1 दिसंबर से 12 दिसंबर 2021 तक चलेगी और 12वीं कक्षा में 19 मुख्य विषयों पर ही परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 10 में 7 मुख्य विषयों पर परीक्षा होगी। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। तो टर्म 1 परीक्षा में कम अंक आने के बाद न तो कंपार्टमेंट देना होगा और न ही टर्म 1 की परीक्षा दोबारा देना पड़ेगा। बोर्ड द्वारा परीक्षा के बाद छात्रों को उनके अंक बताए जाएंगे। इसकी जानकारी सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दी है। सासाराम में 700 पर एफआईआर, 25 नामजद। शाहजुमा मोहल्ला में पुलिस पर पथराव मामले में कार्रवाई। आज पुलिस ने शहर में निकाला मार्च। सासाराम नगर थाना क्षेत्र स्थित शहर के शाहजुमा मोहल्ला में रविवार शाम को बंधक बनाए गए मोहर्रम कमेटी के सदस्यों को छुड़ाने गई पुलिस पर पथराव और अधिकारियों के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर 700 लोगों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। 25 लोगों को नामजद बनाया गया है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को तथा मोहम्मद साहब के पैदाइश पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए सोमवार शाम एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर में मार्च निकाला। ज्ञात हो कि रविवार को बराफात में जुलूस को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस पर पथराव में पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। सोमवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। जुलूस निकालने के लिए मोहर्रम कमेटी ने लोगों पर दबाव बनाने, मस्जिद में बंधक बनाने और मुक्त कराने गए पुलिस पर पथराव करने के मामले में सभी पर कड़ी धाराओं का इस्तेमाल एफआईआर किया गया है। पुलिस ने पथराव की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है। इसकी जानकारी सासाराम नगर थाना प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह ने दी।